दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। आज हमारी आपसे चर्चा होगी नेताओं की जागीर बनता उनका क्षेत्र। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था केवल महानगर पालिका के चुनाव से संबंधित। अभी आप देख रहे होंगे कि ये नेताओं के बारे में आप सुन भी रहे होंगे कि कैसे कोई नेता अपने लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, या वो ये मान के चलता है, या वो अपने आप को ये समझ लिया है कि भाई ये क्षेत्र जो विधानसभा है मेरा, चाहे वो संसदीय क्षेत्र है, चाहे वो मेरा वार्ड है, चाहे क्षेत्र पंचायत जो जिस वार्ड में वो लड़ रहा है, वो ये मान के चला है कि एक बार मुझे लड़ा दिया गया है तो मैं हार गया तो भी मुझे ही टिकट मिले और मैं जीत गया तो भी मुझे टिकट मिले। और ये यहीं का नहीं है, ये केवल मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या थाने या ऐसा नहीं है। ये मैं कमोबेश पूरे भारत की राजनीति में जो स्थितियां हैं वो इस तरीके से चल रही हैं। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो वार्ड से संबंधित चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव है, सब लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सबसे पहले तो अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, और जिनको टिकट मिल जा रहा है वह साल दर साल अपने लोग अपने ही चुनाव लड़ते रह रहे हैं, या तो अपने लोगों को अपने लोगों को टिकट दिलाते रह रहे हैं। अभी मैं कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसमें आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ का जो अभी जो फिलहाल जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो है नरेंद्र मेहता जी। अब नरेंद्र मेहता जी ने कुछ अपने चहेते लोगों को भी टिकट दिलाया है, और उसमें नाम मैं बता रहा हूँ जिसमें हसमुख गहलोत जी हैं, और उनके घर में की एक है डिम्पल मेहता, और एक है नीला संस्कर के है, कुछ मुझे पूरा नाम नहीं याद है। ये चुनाव लड़ रही हैं कारपोरेशन का, और ऐसा माना जा रहा है कि ये उनके रिलेटिव हैं सब। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये वार्ड नंबर 3 से प्रवीण दरेकर आजकल काफी अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया है, प्रकाश दरेकर जी को। अभी तीसरा जो मामला आया है जो नार्वेकर जी का है, राहुल नार्वेकर जी, जिन्होंने अपने घर में ही 4 टिकट दे दिए हैं। अभी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने अपने घर में ही 4 टिकट क्यों बंटवा दिए, तो उनका कहना था कि भाई ये जो जिनको टिकट मिला है वो टिकट उनके योग्यता के आधार पे दिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस वार्ड से इन 4 लोगों को टिकट दिया गया है उस वार्ड में केवल यही 4 लोग योग्य हैं? मतलब पिछले 5 सालों में भाजपा ने उस अपने वार्ड में कोई भी योग्य उम्मीदवार ढूंढ नहीं पाई, या वो योग्य उम्मीदवार बना नहीं पाई, उस योग्य किसी को वो बना नहीं पाए। इसका मतलब ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन बड़े बड़े नेताओं को तो मैं तो कभी नहीं देखा हूं गली कोचरे में, झोपड़पट्टी में या लोगों से जाके उनका काम कराते हुए। तो इनकी योग्यता का पैमाना क्या है? मेरे हिसाब से इनकी योग्यता का पैमाना यह है कि उनकी पहुंच अच्छी होनी चाहिए, पैसा उनके पास अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज अगर रहे तो आपको टिकट मिल जाए। अयोग्यता का पैमाना क्या है? आप अयोग्य क्यों हो? आपको टिकट कोई पार्टियां क्यों नहीं दे रही हैं? वो उसका पैमाना है कि आप 24 घंटा उस एरिया में रहते हो, आप जनता के टच में हो, आप बड़े पढ़े लिखे हो, आप लोगों का दुख दर्द समझ रहे हो, और आपके पास धन नहीं है।
सब कुछ होते हुए आपके पास ये चीजें होते हुए भी आपके पास धन नहीं, ये है अयोग्यता का पैमाना। इस अयोग्यता के आधार पे उनको टिकट नहीं मिल जाता है, और जो उस क्षेत्र में कभी जाते नहीं हैं, अपनी एसी कमरों से निकलते नहीं हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पास बहुत पहुंच है, वही उनके योग्यता का पैमाना है, और उस योग्यता के आधार पे उनको टिकट दिया जा रहा है। एक जमाना अभी 2014 का जब इलेक्शन आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिनको भी टिकट मिला था भाजपा से, वो लोग जीत के आए थे। तो भाई वो आखिर उस समय आप लोगों का ये पैमाना कहाँ था और आज ये पैमाना कहाँ पे है? उस समय तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो वास्तव में जमीनी स्तर पे काम करते थे, और आज भी वो वो बड़े स्तर पे हो गए क्योंकि सरकार में आ गए। लेकिन केवल मैं 6 लोगों की बात करूंगा। 6 वार्ड में, हालांकि बहुत बड़ा वार्ड है, लेकिन मैं केवल 6 वार्ड, पूरे महाराष्ट्र में 6 लोगों की केवल बात करता हूं। क्या 6 गरीब लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता था? क्या 6 उम्मीदवार ऐसे लोगों को नहीं उम्मीदवारी दी जा सकती थी जो जमीनी स्तर पे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है? क्या उनको जिता करके कारपोरेशन में नहीं लाया जा सकता था ताकि वो अपने असली मुद्दे को वहां तक पहुंचा सके? अगर ऐसी सोच है किसी भी पार्टी की, तो वो पार्टी हो सकता है आज सफलता की सीढ़ियां पे चढ़ती जाए, लेकिन कल क्या होगा? कल क्या होगा जब वही उम्मीदवार, वही जो जमीन पे काम करने वाला बंदा है, वही वो काम करना बंद कर दे, तो पब्लिक किसको वोट देगी? सबसे बड़ी एक दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां बस, अरे भाई कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये जमीनी स्तर का इलेक्शन है, इसमें तो पार्टी का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसमें पार्टी के जो फैमिली मेंबर हैं, फलाना है, ढमाका है, इनके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। आपको तो जो उस वार्ड में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो जो 10-20 हैं, उनमें से आपको चुनाव करना चाहिए, लेकिन नहीं। और ये केवल मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, ये लगभग सारी पार्टियों में है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे उबाठा हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको उनको टिकट नहीं दे रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि वास्तव में जो मेहनती कार्यकर्ता है, उनको केवल कुर्सी उठाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसे लोगों को लगाया जाता है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो मेरा भाई है, मेरा भौजाई है, मेरी बहन है, मेरा फूफा है, मेरा फलाना है, ढिमाका है, ऐसे कर करके उनको टिकट दिया जा रहा है। और ये हमको सबको समझना पड़ेगा। और एक बात और आप लोगों ने देखा होगा, हर क्षेत्र में अपने नेताओं, वो जो खुद उन नेताओं की बात तो नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन जो नेता हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो नेता हैं वो अपने लोगों से अपना नाम इस तरीके से प्रोजेक्ट कराते हैं जैसे कि उस क्षेत्र की पहचान उनसे ही है। न उनके आने के पहले उस क्षेत्र को कोई जानता ही नहीं था, वो भारत के मैप में थे ही नहीं। जब से वो आ गए तब से उस क्षेत्र की पहचान बनने लगी, वहां के लोगों की पहचान बनने लगी, और तभी से उस क्षेत्र का विकास होने लगा। नहीं तो वो विकास ही नहीं हुआ था। उस क्षेत्र में वही है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है।
उनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाए तो वो क्षेत्र का विकास खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा गया है ऐसे लोग हजार हजार करोड़, दो दो हजार करोड़ की संपत्ति बना के बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछता। और ये जो संपत्तियां कैसे आई हैं वो आप भी समझ रहे हैं, मुझे भी पता है। लेकिन बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं और कोई नहीं है, ये हमें और आपको सोचना चाहिए। लेकिन हम और आप सोच ही नहीं रहे हैं। उनके कार्यकर्ता आप देखेंगे वो नेताजी का बर्थडे विश करते करते उनके लड़कों का बर्थडे विश करना चालू करते हैं। भले वो नेताजी अपने कार्यकर्ताओं का बर्थडे विश करते हो या ना करते हो, लेकिन नेताजी वहां के विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो उनके बर्थडे, पहले उनका बर्थडे उनके कार्यकर्ता विश करते हैं, फिर उनके लड़के का, चाहे वो लड़का किसी योग्य हो या ना हो, लेकिन उनका बर्थडे, और उनको अपना नेता मान ही लेते हैं उनको। और एक ये कमियां क्यों मैं बता रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी कमियां ये है, वो अपने जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ जो कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनको अगर टिकट दे दिया जाए या उनके किसी योग्यता के आधार पे उनको चुन लिया जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जिसके लिए वो काम कर रहे हैं और बरसों से काम करते आ रहे हैं, उसको टिकट मिलते जा रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। संतोष करना पड़ेगा, संतुष्टि करनी पड़ेगी। आप इसलिए चक्कर में मत पड़ो कि हमें टिकट नहीं मिला तो हमारे दोस्त को भी नहीं टिकट मिलना चाहिए। सामाजिक कार्य करते रहो। ये सोचो कि हमारे में से अगर कोई आगे जाएगा तो ही हमारी बात उठा पाएगा, नहीं तो हमें बस उनका बर्थडे मनाएंगे, फिर उनके बच्चे का बर्थडे मनाएंगे, फिर उनके नाती का बर्थडे मनाएंगे, और हम लोग वही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारा जस का तस वही रह जाएगा। हमें जनता जनार्दन के बीच में पिस दिया जाएगा और हमारा विकास कभी सुनिश्चित नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो लोग अपनी विधानसभा को अपनी बपौती समझने लगे हैं, अपनी वार्ड को अपनी बपौती समझने लगे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को अपनी बपौती समझने लगे हैं, अरे भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या जिंदगी भर आप ही योग्य हो? योग्य बहुत लोग हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हो। ये नेता है ना, ये चाहते नहीं है कि वो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़े, कहीं न कहीं से उसको आगे वो बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो बपौती लोग अपना बना के रखे हैं ना, हमें इनके बारे में, इनके विरोध के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके सुधार होगा। नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो, आपके अगल बगल देख रहे हैं कि विकास के नाम पे मतलब कुछ कर तो नहीं रहे हैं, और आपको ऐसे माया जाल में फंसा के रखा है उन्होंने कि आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, या हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा? आखिर क्यों? कब तक चुप बैठेंगे हम? हमें बोलना चाहिए, हमें चरण वंदना बंद करनी होगी, कोई कितना भी क्यों न बड़ा हो। जब हम चरण वंदना नहीं बंद करेंगे, जब उनको हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हमारी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। ये मेरा सवाल और ये मेरी जो बातें हैं वो जनता जनार्दन से मैं बात कर रहा हूं। मैं उन नेताओं से नहीं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को ये मान लिया है कि मुझे तो जिंदगी भर इनकी चरण वंदना करनी ही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं चरण वंदना करता रहूंगा तो हमें टिकट आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा। लेकिन हम जो जनता जनार्दन है, हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मेहता का लड़का ही युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनेगा? क्या वही सबसे बड़ा एजुकेटेड है? क्या उसी के अंदर सब चीजें हैं? क्या
प्रवीण दरेकर का भाई ही उस योग्य है, वही कारपोरेशन में जा सकता है? क्या राहुल नार्वेकर जी की फैमिली ही इस योग्य है, दूसरा कोई योगी ही नहीं है? ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अगर ये सोच हम नहीं बदलेंगे तो मुझे लगता है कि हम तो पीछे हैं। शायद ये स्थितियां उसको डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा। इससे मैं सभी युवाओं से, सभी बड़े बुजुर्गों से, आप ये मत सोचिए कि आपका क्या होने वाला है या आपका क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, अगर आप लोग विरोध करना नहीं चालू करेंगे तो ये आपका भविष्य जो था, जो बुजुर्ग थे, आपका तो खत्म हो गया। नई आने वाली पीढ़ी को मौका अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर ये देश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए वो कभी जिंदगी भी नहीं आगे बढ़ जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।